नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके शो टेबल में एक बार पुनः स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख नदियां। इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने बात की थी राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। आज हमारा एक नया टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख नदियां। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि राजस्थान की जो प्रमुख नदियां उनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों के जो प्रमुख तत्व हैं जिनसे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। फिर बात करेंगे हम राजस्थान की कौन सी नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात है और वह किस जिले के अंदर स्थित है। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि किस नदी के ऊपर कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है और वो त्रिवेणी संगम किस जिले के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगली स्लाइड में हम बात करेंगे नदियों के ऊपर स्थित जो प्रमुख दुर्ग है वो किस नदी पर है और किस जिले के अंदर स्थित है। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उनके ऊपर जो सभ्यता स्थल हैं वो कौन से हैं और किस जिले के अंदर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो राजस्थान की जो नदियां हैं उनको तीन भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं इनको। पहला आता है वे नदियां जो अरब सागर में अपना जल ले जाकर गिराती हैं, उन्हें अरब सागरीय नदियां कहा जाता है। दूसरी आती हैं वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना जल गिराती हैं, उनको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी वाली नदियां। और तीसरे प्रकार की वो नदियां आती हैं जिनका जल न तो अरब सागर में जाता है और न ही बंगाल की खाड़ी में, या तो वो मिट्टी के अंदर लुप्त हो जाता है उनका, और या फिर वो किसी झील के अंदर जाकर अपना जल गिराती हैं। तो वैसी नदियों को कहा जाता है आंतरिक जल प्रवाह वाली नदियां। तो इस प्रकार से राजस्थान की नदियों को तीन भागों में बांटा है। इनका प्रतिशत है अरब सागर में जाने वाली नदियों का जो प्रतिशत है वो 16% है। बंगाल की खाड़ी के अंदर जल ले जाने वाली नदियों का जो प्रतिशत है जल का वो 24% है। और आंतरिक प्रवाह वाली जो नदियां हैं उनका जो प्रतिशत है वो है 60% है। तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम अरब सागर के अंदर कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं राजस्थान की जो अपना जल है वो अरब सागर के अंदर जाकर गिराती हैं। तो पहली आती है माही, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी आती है साबरमती। तीसरी है पश्चिमी बनास, लूनी। ये सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर के अंदर अपना जल गिराती है। फिर आती है जाखम, सोम और जोजड़ी। और इसके अलावा लूनी और माही नदी की जो प्रमुख अन्य जो बाकी की सहायक नदियां हैं वो सभी नदियां किस में आएंगी, अरब सागरीय नदियों के अंदर आएंगी। फिर बात करते हैं हम बंगाल की खाड़ी के अंदर जाने वाली नदियां। तो इसके अंदर आती है चंबल, सबसे लंबी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। दूसरी आती है बनास नदी। तीसरी बाणगंगा। फिर गंभीरी, काली सिंध, पार्वती, चंद्रभागा, परवन। इसके अलावा हमारी जो ब्राह्मणी और भी बहुत सारी छोटी मोटी नदियां हैं जो अपना जल है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराती हैं। सबसे अंत में आती है आंतरिक जल प्रवाह वाली जो प्रमुख नदियां हैं उसमें आती है एक तो घग्गर, दूसरी कांतली, तीसरी साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, मेंथा। तो ये साबी, मेंथा, रूपारेल ये नदियां हैं, ये अपना जल कहाँ गिराती हैं, सांबर झील के अंदर। तो अब हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर वाली स्थिति कैसी है। तो देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप है और आपको पता है यहाँ पर जो बीच का जो भाग है ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब ये हमारा, इसके अलावा ये हमारा ऐसे भारत का मैप है और यहाँ पर आपको पता है राजस्थान स्थित है। और अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के बीचों बीच दो भागों में विभाजित करती है और भारत की इसे महान जल विभाजक भी कहा जाता है। किसको, अरावली पर्वत श्रृंखला को, क्योंकि इस अरावली के पश्चिम में जो नदियां बहती हैं वो अपना जल यहाँ पर अरब सागर के अंदर गिराती हैं। और जो नदियां हैं अरावली के पूर्व की तरफ से बहती हैं वो इधर भारत की बंगाल की खाड़ी पड़ती है और इधर अरब सागर। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की जो भी नदियां हैं वो अपना जल कहाँ गिराती हैं, अरब सागर के अंदर। और जो पूर्व की तरफ बहती हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के, वो नदियां अपना जल कहाँ गिराती हैं, वो नदियां गिराती है बंगाल की खाड़ी में। और बाकी की तीसरे प्रकार की जो नदियां हैं वो न तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है न ही अरब सागर के, वो मिट्टी के अंदर लुप्त हो जाती हैं या फिर किसी झील के अंदर अपना जल गिराती है। अब राजस्थान की हम स्थिति देखते हैं। तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर ये राजस्थान की नदियों को दो भागों में बांटती है। तो ये हमारी लूनी नदी है, इसकी सहायक नदियां हैं बांडी, कुकड़ी, जोजड़ी
ये जो नदियां हैं ये अपना जल कहाँ गिराती है? कच्छ की खाड़ी के अंदर गिराती हैं। फिर आती है ये माही नदी। ये इसकी जो प्रमुख नदियां हैं सोम, जाखम है, ये प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर आती है साबरमती नदी, और इसके अलावा जाजम। ये जो नदियां हैं ये सभी नदियां अपना जो जल है वो यहाँ पर अरब सागर के अंदर खंबात की खाड़ी के अंदर गिराती हैं, और ये गिराती है कच्छ की खाड़ी के अंदर लूनी नदी। तो ये तो हो गई अरब सागरीय नदियां। फिर बात करते हैं ये चंबल नदी, इधर से इधर जाकर गंगा नदी, यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। ये बाणगंगा नदी भी यमुना नदी में मिल जाती है। फिर इसके अलावा बामणी, मोरेल, बनास नदी, खारी, कोठारी, बेडच और काली सिंध, पार्वती, ये सभी नदियां क्या है? चंबल की सहायक नदियां हैं। और चंबल नदी है वो खुद किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की है। और यमुना नदी फिर अपना जल ले जाकर कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराती है। तो ये राजस्थान की प्रमुख बंगाल की खाड़ी वाली नदी है। फिर ऊपर आती है हमारी घग्गर नदी, कांतली नदी, मेंथा, साबी। ये जो नदियां हैं ऊपर की, यानी उत्तरी राजस्थान की जो नदियां हैं इनको कहा जाता है आंतरिक प्रवाह वाली नदियां या अंतः प्रवाह वाली नदियां। अब इन नदियों के बारे में डिटेल हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवल मुख्य मुख्य बातों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की चंबल। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 माह बहती है, यानी वर्ष भर एकमात्र नदी है राजस्थान की जो वर्ष भर बहती है। बाकी सभी नदियां हैं वो बरसाती नदियां हैं राजस्थान की, तो ये आप याद रखेंगे। फिर बात करते हैं बीकानेर और चूरू। ये दो राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनके अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये मत सोचना कि अनूपगढ़ जिला है वो बीकानेर से बना तो वहां कोई नदी नहीं बहती। वहां पर घग्गर नदी बहती है दोस्तों। केवल बीकानेर और चूरू ऐसे दो जिले हैं जहां पर कोई भी नदी नहीं बहती है। घग्गर नदी है वो बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी है। अब बीकानेर संभाग में आपको पता है, जब हमने संभाग के बारे में बताया था तो बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये जो जिले बताए थे हमने, ये जो जिले हैं चार, ये किसके अंदर आते हैं? बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। और यहाँ की एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। फिर अगला आता है हमारा उदयपुर। उदयपुर ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक नदियों का क्या है? उद्गम स्थल है। यहाँ पर सबसे ज्यादा साबरमती नदी है, पश्चिमी बनास है, ये सभी नदियों का जो उद्गम स्थल है ये हमारे उदयपुर की जो पहाड़ियाँ हैं प्रमुख, उन्हीं नदियों से इन नदियों का उद्गम स्थल है। जब हम एक एक नदी को पढ़ेंगे तभी उनके उद्गम स्थलों के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। फिर आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक नदियों का बहाव वाला जिला है। यानी राजस्थान का अगर बात करें कि ऐसा कौन सा जिला है जिससे सर्वाधिक नदियां बहती हैं, तो वो है हमारा चित्तौड़गढ़ जिला। बात करें कोटा संभाग, तो कोटा ऐसा संभाग है जहाँ से सर्वाधिक नदियां बहती है। अब कोटा के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये चार जिले आते हैं। ये चार जिलों की कुल नदियां मिलाई जाए तो कोटा ऐसा संभाग है जहाँ पर सर्वाधिक नदियां बहती है। बात करें कोटा और बांसवाड़ा, ये दो ऐसे जिले हैं जिनके चारों ओर से क्या है? ये नदियों से घिरे हुए जिले हैं। अब आप देखेंगे राजस्थान का जो मैप है इसके अंदर आप देखेंगे तो बांसवाड़ा जो जिला है हमारा, ये नीचे है। ये अपने चारों तरफ से किस नदी से घिरा हुआ है? माही नदी से घिरा हुआ जिला है। और एक हमारा पड़ता है कोटा, तो ये इधर चंबल और इधर पार्वती, इस प्रकार से ये भी कोटा भी चारों तरफ से अपनी नदियों से घिरा हुआ जिला है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक तो आता है अफवाह क्षेत्र और एक आता है जल ग्रहण क्षेत्र। अब इसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। आज के बाद में आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है और अफवाह क्षेत्र क्या होता है। अक्सर एग्जाम में दोनों तथ्यों से लेकर क्रम पूछा जाता है नदियों का। तो अफवाह क्षेत्र का जो क्रम है वो कैसा है? पहले नंबर पर आता है चंबल नदी। सबसे ज्यादा अफवाह क्षेत्र किस नदी का है? चंबल नदी का है। दूसरा है लूनी नदी का, तीसरा बनास का और चौथा माही का। और ये क्रम कैसा है? अवरोही क्रम है, यानी घटता हुआ क्रम। अवरोही क्रम को कहते हैं घटता हुआ क्रम, यानी सबसे ज्यादा ये, फिर इससे कम ये, फिर इससे कम बनास, फिर सबसे कम माही। इसको कहा जाता है अवरोही क्रम। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, कई बार बच्चे परीक्षा में आरोही क्रम होता है, माही पहले पर आएगी, फिर बनास आएगी, फिर लूनी आएगी, फिर चंबल आएगी, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो आपको एग्जाम में बड़े ध्यान से देखना है कि आपको अवरोही पूछा है या आरोही।
तो ये क्रम जो है अवरोही क्रम है। सबसे पहले आएगा हमारा चंबल नदी, उसके बाद में आएगा लूनी और सबसे लास्ट में आएगा बनास। अब इस क्रम जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर आएगा सबसे पहले बनास नदी, फिर आएगा लूनी नदी, फिर आएगा चंबल नदी और फिर माही नदी। यानी लूनी और माही नदी तो क्या है, दूसरे और चौथे नंबर पर, और यहाँ पर भी जल ग्रहण के हिसाब से भी लूनी दूसरे और माही चौथे पर। केवल स्थिति बदलती है तो वो चंबल और बनास की बदलती है। जल ग्रहण के क्षेत्र के मामले में बनास पहले पर आती है और चंबल तीसरे पर आती है, और अफवाह क्षेत्र के बात करें तो चंबल पहले पर आती है और बनास बाद में आती है। अब ये होता क्या है, जैसे दोस्तों ये एक नदी है, ठीक है, और फिर इस नदी की ये प्रमुख सहायक नदी है। अब इस नदी की और इसकी सहायक नदियों को कुल जोड़ा जाए, यानी इनका जो पूरा बहाव क्षेत्र है, यानी ये जो नदियां जितने क्षेत्र में बहती हैं उसको कहा जाता है अफवाह क्षेत्र उस नदी का। यानी चंबल नदी का अफवाह क्षेत्र ये चंबल नदी खुद, और इसके जो चारों तरफ की बात करें सहायक नदियों को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसको कहा जाता है अफवाह क्षेत्र। तो इस मामले में चंबल पहले नंबर पर है क्योंकि चंबल की सबसे ज्यादा सहायक नदियां हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम बनास, ये जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। तो ये एक नदी है। अब इस नदी की लंबाई और इस नदी की चौड़ाई, यानी ये जो जल की राशि है इसको कहा जाता है जल ग्रहण क्षेत्र। यानी ये नदी की लंबाई और चौड़ाई, अब आपको पता है चंबल नदी की लंबाई तो अधिक है लेकिन इसकी चौड़ाई कम है, और बनास नदी की क्या है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्यादा है, इसलिए इसका जल ग्रहण करने की जो क्षमता है वो चंबल नदी से क्या है, अधिक है। लेकिन अफवाह क्षेत्र की बात करें तो चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां अधिक होने के कारण अफवाह क्षेत्र के मामले में चंबल पहले पर आती है और जल ग्रहण क्षेत्र के मामले में बनास नदी पहले पर आती है। तो ये है अफवाह क्षेत्र और जल ग्रहण क्षेत्र, और इनका क्रम आपको याद रखना है। एग्जाम में इनके क्रम से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आप फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम में ज्यादातर आने के चांसेस रहते हैं। और अगर आप यदि राजस्थान पुलिस या पटवारी भर्ती के एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तब आपको सिर्फ पहली नदी याद रखनी है। अफवाह क्षेत्र के मामले में सबसे पहले नदी कौन सी है, तो चंबल है, और जल ग्रहण क्षेत्र में बनास है। तो आप यदि राजस्थान पुलिस या पटवारी या रीट या छोटी मोटी एग्जामों की तैयारी करते हैं तब आपको एक याद रखना है। यदि आप आरएएस या फर्स्ट ग्रेड की लेवल की तैयारी करते हैं तब आपको इनका क्रम याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। तो सबसे पहला आता है चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, और ये जलप्रपात है चंबल नदी पर। अब जलप्रपात क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो ये कोई नदी बह रही है ऊंचाई पर और इसके नीचे एक खाई है, और इस खाई से इस नदी का जल जब नीचे गिरता है झरने के रूप में, किसके रूप में, झरने के रूप में, यानी झरने को क्या कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जलप्रपात क्या होता है। तो चूलिया जलप्रपात या चूलिया झरना है, ये चंबल नदी के ऊपर स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। आपको पता है चित्तौड़गढ़ का मैप कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पर एक टुकड़ा और है अलग से, और यहाँ पर बीच में भीलवाड़ा आ जाता है। तो ये जो भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़, यहाँ पर ये स्थित है चूलिया जलप्रपात। फिर अगला आता है मेनाल जलप्रपात, ये मेनाल नदी के ऊपर स्थित है, और ये कहाँ पर है, किस जिले के अंदर स्थित है, भीलवाड़ा के। फिर आता है भीमलत जलप्रपात, ये मांगली नदी के ऊपर स्थित है, और ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। फिर आता है अगला हमारा दिर जलप्रपात, जो कि कुकुंद झील के ऊपर स्थित है, और ये दिर है, ये स्थान पड़ता है भरतपुर जिले के अंदर। फिर आता है दोमुह है जलप्रपात, ये पड़ता है हमारा बांडी धौलपुर जिले के अंदर स्थित है। फिर अगला आता है अरना या झरना जलप्रपात, इसको कहा जाता है शुष्क जलप्रपात, ये जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इसको इम्पोर्टेंट मानकर आप याद रखेंगे। पटवार और राजस्थान पुलिस इन छोटी मोटी एग्जामों में ये झरना सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अरना झरना जलप्रपात राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है, तब आपको जोधपुर करना है। अब इसको शुष्क जलप्रपात क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी नदी के द्वारा नहीं बनता ये जलप्रपात, ये जब बरसात होती है तब इस झरने का निर्माण होता है, इसलिए इसको शुष्क जलप्रपात भी कहते हैं। फिर अगला आता है बेरी गंगा झरना,
ये हमारा मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है। फिर अगला आता है भील बेरी। एक तो बेरी गंगा झरना, एक भील बेरी झरना है। तो इसके दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो भील बेरी जलप्रपात है, ये बांडी नदी का जो उद्गम स्थल है पाली के अंदर, ये झरना पाली के अंदर स्थित है, बांडी नदी के उद्गम स्थल के पास में। तो ये थे राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात। अब बात करते हैं राजस्थान के जो त्रिवेणी संगम है वो कौन कौन से। सबसे पहला आता है बनेश्वर जो त्रिवेणी संगम है, ये डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानकर याद करेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको ऑप्शन में बांसवाड़ा भी दिया हुआ मिलता है। तो बच्चे बांसवाड़ा और डूंगरपुर को लेकर ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो बनेश्वर धाम है, ये पड़ता है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और यहाँ पर एक मेला बढ़ता है बनेश्वर धाम मेला, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और ये किन तीन नदियों के त्रिवेणी संगम पर है? माही, सोम और जाखम। इन तीनों नदियों के ऊपर ये त्रिवेणी संगम बनता है। फिर दूसरा आता है बिंगोद त्रिवेणी संगम। ये हमारा भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। ये हमारी बनास, बेडच और मेलान, इन तीनों नदियों के संगम पर ये त्रिवेणी संगम है बिंगोद। अब आपको एग्जाम में पूछ क्वेश्चन आ सकता है कि बेडच नदी है वो बनास नदी के अंदर किस स्थान पर मिलती है? तो बिंगोद, भीलवाड़ा आपका राइट आंसर होगा। फिर अगला त्रिवेणी संगम आता है राजमहल। ये टोंक जिले के अंदर है। बनास, खारी और डाई। दोस्तों खारी नदियां दो हैं। जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि दो खारी नदियां कौन कौन सी हैं। तो ये जो त्रिवेणी संगम है बनास, खारी और डाई। फिर अगला आता है देवधाम। ये टोंक जिले के अंदर स्थित है। आपको पता है देवधाम में देव नारायण का प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर बनास, बांडी और मानसी, इन तीन नदियों के त्रिवेणी संगम पर ये त्रिवेणी संगम है। फिर अगला आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये और एक ऊपर वाला और एक ये बिंगोत। ये आता है रामेश्वर धाम, जो कि सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है, और ये बनता है हमारा बनास, चंबल और सीप नदी के त्रिवेणी संगम पर बनता है ये। और इसको रामेश्वर धाम जो मेला बढ़ता है, इसको मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है। दोस्तों ये आप इंपॉर्टेंट है, मीणाओं का प्रयागराज किस त्रिवेणी संगम पर बनता है? तो वो बनास, चंबल और सीप नदी के ऊपर बनता है। और एक आता है मीणाओं का कुंभ। जब हमने कला संस्कृति की बात की थी तब वहां पर हमने पढ़ा था मीणाओं का कुंभ। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएंगे कि मीणाओं का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो ये आपके आज का क्वेश्चन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम नदियों के किनारे स्थित प्रमुख दुर्ग। अब सबसे पहला आता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जो कि आपको पता है चित्तौड़गढ़ के अंदर, हमने आपको बताया। ये चंबल और बावनी नदी के दोनों के संगम यानी दोनों के बीच में स्थित ये दुर्ग है। फिर अगला आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ये बेडच और गंभीरी नदी के ऊपर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। इससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो ये बेडच और गंभीर नदी के बीच में स्थित है। फिर आता है कोटा दुर्ग। ये कोटा के अंदर स्थित है, चंबल नदी के ऊपर। फिर ये दो दुर्ग आते हैं शेरगढ़ दुर्ग, दो हैं। एक तो है धौलपुर के अंदर, एक है बारा के ऊपर। तो धौलपुर वाला जो शेरगढ़ दुर्ग है ये चंबल नदी के ऊपर स्थित है, और शेरगढ़ बारा वाला है ये परवन नदी के ऊपर है, और धौलपुर वाला है वो चंबल नदी के ऊपर है। फिर अगला आता है हमारा मनोहर थाना दुर्ग, जो कि झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। तो इन दुर्गों से लेकर भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये दुर्ग है किस जिले के अंदर स्थित है, तो आपको ये भी याद हो जाएगा। तो ये मनोहर थाना है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मनोहर थाना दुर्ग किस जिले के अंदर स्थित है? तो ये झालावाड़ के अंदर है। काली खाड़ यानी काली सिंध नहीं है, काली खाड़ व परवन नदी के संगम पर ये दुर्ग स्थित है। फिर अगला आता है सुवर्णगिरी दुर्ग। अब एक है सवर्ण दुर्ग और एक है सुवर्णगिरी दुर्ग। तो सवर्ण दुर्ग है वो तो जैसलमेर में है, और ये सुवर्णगिरी दुर्ग है ये हमारा जालोर जिले के अंदर स्थित है। और किस नदी पर है? जवाई नदी पर, जो कि लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसके ऊपर जवाई बांध भी बना हुआ है। जब हम नदियां पढ़ेंगे एक एक तब उन नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर अगला आता है भटनेर दुर्ग। ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है, और किस नदी के ऊपर?
घग्गर नदी के ऊपर बना हुआ दुर्ग है। अगला दुर्ग आता है हमारा गागरोन का दुर्ग, जो कि झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में कि नदियों के किनारे पर कौन कौन से सभ्यता स्थल है। तो हम जो सभ्यता स्थल पहले पढ़ते थे, वर्तमान में नए जिले के गठन होने से बहुत सारे जो सभ्यता स्थल हैं उनके बदल चुके हैं। अब उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो और पहला तो यही बदल चुका है, गणेश्वर जो सभ्यता हम सीकर जिले में पढ़ते थे वह अब नीम का थाना के जिले के अंदर आती है। और ये जो सभ्यता स्थल है किस नदी पर है, कांतली नदी के ऊपर स्थित है। फिर अगला आता है हमारा तिलवाड़ा सभ्यता स्थल, जिसको हम पहले बाड़मेर में पढ़ते थे। अब ये हमारा बालोतरा जिले के अंदर आता है और किस नदी के ऊपर स्थित है, लूनी नदी के ऊपर स्थित है। तो आपको पता है बालोतरा के बाद में लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। अगला आता है हमारा सुनारी सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहले इसको हम पढ़ते थे झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील के अंदर पढ़ते थे सुनारी सभ्यता को। अब ये सुनारी सभ्यता है ये नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, क्योंकि जो खेतड़ी जो तहसील है वो अब नीम का थाना के अंदर शामिल कर दी गई है। तो ये सुनारी सभ्यता भी अब नीम का थाना जिले के अंदर आती है और किस नदी के ऊपर, कांतली नदी के ऊपर। फिर अगली आती है हमारी सभ्यता बागोर सभ्यता, ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है और किस नदी के ऊपर है, कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। अगली जो सभ्यता है वो आहड़ है, ये उदयपुर के अंदर स्थित है और ये किस नदी के ऊपर है, आहड़ नदी के ऊपर स्थित है। अगली जो सभ्यता है वो है हमारी बालाथल सभ्यता और ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है और किस नदी पर, बेडच नदी के ऊपर स्थित है। तो दोस्तों ये जो बेडच नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वहां पर इसको आयड़ नदी के नाम से जानते हैं और ये आयड़ सभ्यता भी इसके ऊपर है। फिर इसका बाद में इसका नाम बेडच नदी हो जाता है और यहाँ पर जो बालाथल सभ्यता स्थल है ये भी उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर आता है नगरी सभ्यता, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है और ये भी हमारी बेडच नदी के ऊपर स्थित है। फिर आती है हमारी कालीबंगा सभ्यता, ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, घग्गर नदी के ऊपर स्थित है। इन सभ्यताओं के बारे में डिटेल से हम जब सभ्यता का टॉपिक लाएंगे तब बात करेंगे, यहाँ पर केवल हम नदियों की बात कर रहे हैं। फिर अगली सभ्यता है रंग महल, जो कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है और घग्गर नदी के ऊपर स्थित है। अब इसकी स्थिति बदल चुकी है, बैराठ जो सभ्यता स्थल है ये अब हमारा कोटपुतली बहरोड में आता है। पहले ये जो विराट सभ्यता था ये जयपुर जिले में आता था और किस नदी के ऊपर स्थित है, बाणगंगा नदी के ऊपर ये सभ्यता स्थल है बैराठ सभ्यता। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जोधपुरा सभ्यता स्थल। जोधपुरा नाम सुनकर बच्चे इसको जोधपुर जिले के अंदर मान लेते हैं, लेकिन ये जो जोधपुरा सभ्यता है ये पहले जयपुर के अंदर आती थी, लेकिन वर्तमान में ये स्थल है कोटपुतली बहरोड के अंदर आता है और किस नदी के ऊपर स्थित है ये सभ्यता स्थल, साबी नदी के ऊपर स्थित है। तो जोधपुरा जो सभ्यता स्थल है वो कोटपुतली बहरोड में आता है। फिर अगले हमारा जो सभ्यता स्थल है वो गिलूंड है, जो कि राजसमंद के अंदर स्थित है और किस नदी पर, बनास नदी पर बना हुआ। फिर ये गरदड़ा सभ्यता स्थल है जो कि बूंदी के अंदर है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि गरदड़ा सभ्यता स्थल किस जिले के अंदर स्थित है, तो ये हमारा बूंदी जिले के अंदर है और किस नदी के ऊपर यह स्थल है, छज्जा नदी के ऊपर ये सभ्यता स्थल है जो कि बूंदी के अंदर है। तो दोस्तों ये थे हमारी राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर राजस्थान की जो प्रमुख नदियां उन एक एक नदी की विशेषताएं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदार जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब पटवार भर्ती और रीट भर्ती की जल्द ही विज्ञप्ति आने वाली है। धन्यवाद।